हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। जॉन ड्राइडन इम्पोर्टेंट रेस्टोरेशन पीरियड के जो हमारे राइटर हैं, पोएट, प्ले राइट, ड्रामाटिस्ट, ट्रांसलेटर भी इन्होंने वर्क ट्रांसलेट किए हैं। 1631 टू 1700 इनका लाइफ स्पैन है। इंग्लिश ब्रिटिश पोएट है, सेंचुरी इनकी 17th सेंचुरी में काउंट किए जाएंगे। जॉन ड्राइडन इंग्लैंड फर्स्ट पोइट लॉरियट कहे जाते हैं। है ये बने थे जॉन ड्राइडन। इनके क्वेश्चंस हम देखेंगे इनके वर्क से। इनके वर्क्स जैसे कि है एब्सलम, एक्टिफॉल, ऑल फॉर लव, कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, ठीक है, एंड द फेबल्स, द हिंद एंड द पैंथर, वेरी इंपॉर्टेंट हीरोइक स्टैंडा ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आज हमारे सामने बनेंगे इन द वे ऑफ MCQ, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके कमिंग एग्जामिनेशन के लिए। जॉन ड्राइडन जिनके भी सिलेबस में है उन सभी के लिए, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर एग्जाम जो मैं अगर नाम लूँ तो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज जॉन ड्राइडन बॉर्न। जन्म इनका कब हुआ था, बनता ही है, ये तो बनेगा क्वेश्चन। इजी है, फर्स्ट क्वेश्चन यही बनता है और एग्जाम में आ भी जाते हैं। 9th of August 1631 इस द इनका बॉर्न है। एल विंकल, नॉर्थहैम्पशायर, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था 1631 में। इंग्लिश पोयम। इनको ग्लोरियस जॉन भी कहा था वॉल्टर स्कॉट ने। कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं पर जितने पॉइंट्स आएंगे बताएंगे। इनके समय मोनार्क कौन थे, इंग्लैंड के राजा, बनता है क्वेश्चन ये भी। चार्ल्स सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर वॉज जॉन ड्राइडन बॉर्न, कहाँ, प्लेस प्लेस पूछा यहाँ पे। एल विंकल, नॉर्थहैम्पशायर, इंग्लैंड। ओके, नेक्स्ट, विच स्कूल डिड जॉन ड्राइडन अटेंड। स्कूल कौन सा अटेंड किया था, आंसर इज बी, वेस्टमिंस्टर स्कूल इन 1644। ओके, ये है इनका टाइम 16 पीरियड। इन फैमिली में इनका जन्म हुआ था और ठीक ठाक थे इनका परिवार, समृद्ध कह सकते हैं हम। एंड स्टूडेंट्स से ये था इनका जो स्कूल, वेस्टमिंस्टर स्कूल में जो ये गए थे, तो ये इनको ना स्कॉलरशिप पे गए थे, किंग्स स्कॉलरशिप पे। 1644 में इस स्कूल में ये एडमिशन हुआ था, इनका स्टडी हुआ था। विच पोएम डिड जॉन ड्राइडन राइट फॉर द कोरोनेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड। अब आ गए इनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। चार्ल्स सेकंड का कोरोनेशन हुआ था तो उन्होंने कौन सी पोएम लिखी थी। तो द आंसर इज टू हिज सेक्रेट मैजेस्टी। यस, वेरी इंपॉर्टेंट है ये इनका वर्क, इनकी पोएम, ये जो उन्होंने लिखा था, टू हिज सेक्रेट मैजेस्टी। तो कोरोनेशन कब हुआ था, वो हुआ था 1662 में। कहीं 61 भी दिया गया पर 62 है। इन्होंने ऐसे ना दो पोएम लिखी थी, तो एक तो यही लिखी थी टू हिज सेक्रेट मैजेस्टी, ये जो पोएम है पब्लिश हुई थी 1661 में। ओके, एंड एक और लिखी थी टू माय लॉर्ड चांसलर, 1662 पब्लिश है। तो मेन हमको आना चाहिए कि चार्ल्स सेकंड का कोरोनेशन जब हुआ था तो इन्होंने टू हिज सेक्रेट मैजेस्टी पोएम लिखी थी। इनका ही वर्क है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, ये चारों इन्हीं के ही वर्क हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे ही आपको वर्क भी इनके हमको पता होना चाहिए, बार बार हम देखेंगे तो। द मेडल, द हिंद एंड द पैंथर, रलजियोल, ऐसे इनके भी क्वेश्चन सभी आएंगे हमारे सामने। एंड इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है टू हिज सेक्रेट मैजेस्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्ले डिड जॉन ड्राइडन राइट इन 1665। प्ले तो इनके बाकी भी हैं जो इस पॉइंट में, इस ऑप्शन में दिख रहे हैं, बट 1665 बोला है तो हमको इसलिए इनके, इसीलिए पब्लिकेशन ईयर्स में बताती हूँ हर वर्क का, मोस्टली वर्क का। सो द आंसर इज द इंडियन एम्परर। इंडियन एम्परर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इंडियन एम्परर इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि इन्होंने लिखा था 1665 में ये प्ले। एंड ये क्या है, एक स्टेज प्ले है स्टूडेंट्स, स्टेज प्ले है और ये पब्लिश्ड हुआ था। फर्स्ट परफॉर्मेंस प्ले है तो फर्स्ट परफॉर्मेंस का ईयर पूछा जाता है। फर्स्ट परफॉर्मेंस 1665 में हुआ था। इसका एक और टाइटल है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मैक्सिको बाय द स्पेनियर्ड्स। ओके, द एम्परर, द इंडियन एम्परर किसका वर्क है, जॉन ड्राइडन का वर्क है, एंड इट इज़ अ स्टेज प्ले। When did John Dryden write Annus Mirabilis? इंपॉर्टेंट वर्क है, पोएम है। फर्स्ट थिंग इज पोएम। यहाँ पूछा गया है ईयर है इसका 1667। जॉन ड्राइडन ने ये वर्क लिखा था, एक पोएम है एनस मिरेबल्स, ये एक पोएम है। इस पोएम में उन्होंने एक इंग्लैंड का एक इंसिडेंट
बताया है, मेमोराइज किया है ग्रेट फायर ऑफ लंदन। जी हाँ, ग्रेट फायर ऑफ लंदन ये एक घटना हुई थी इंग्लैंड में, लंदन में 1666 में। ओके, कि फायर लगी थी, फायर पूरा काफ़ी बड़े लेवल पे आग लगी थी। उस घटनाक्रम को इन्होंने अपने इस पोएम में बताया है। तो ग्रेट फायर ऑफ लंदन एक इवेंट है जो कि हमको पता होना चाहिए। लिटरेचर में इसके बारे में लिखा गया है बाय जॉन ड्राइडन और उनका पोएम नेम है एनस मिरेबल्स। तो ये जो वर्क है इनका क्या है, ड्रामा प्ले नहीं है, ये पोइट्री है, पोएम है, पब्लिश्ड हुआ था 1667 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which poem written by John Dryden regarding successor to Charles II angered Wicks? ओके, अब पहले तो क्वेश्चन क्या है, ये जो इन्होंने चार्ल्स टू का क्वेश्चन आएगा, चार्ल्स टू को समझ लेते हैं थोड़ा। रेस्टोरेशन एज जो कि है थोड़ा वो भी देखना पड़ेगा उसके साथ हमें। तो क्या होता है रेस्टोरेशन, है ना, तो रीस्टोर, यही तो है ना, रेस्टोरेशन। तो ये री और स्टोर, तो रीस्टोर हुए थे ये चार्ल्स सेकंड, इनको पहले एग्जीक्यूट कर दिया गया था, पद से हटा दिया गया था 1649 में। उसके बाद ये दोबारा आए थे अपने इस पद पे, ठीक है, तो वो कब आए थे, 1660। ये दोबारा इनका जो शासन इनको दिया गया था 1660 से लेकर फिर ये 1688 तक बने थे किंग। ओके, तो जब ये दोबारा आए थे ना उत्तराधिकारी के रूप में, इन्होंने एक वर्क लिखा था, इन्होंने जॉन ड्राइडन ने एब्सलम एंड एक्टोफोल, ये जो वर्क था एक्टोफोल, इसमें ना इनके जो वेक्स थे जो और भी थे इनके, तो वो सारे एंगर्ड हो गए थे जॉन ड्राइडन से। तो ऐसा इसका क्वेश्चन बनता है, लेकिन हमें तो ये वर्क याद रखना है, एब्सलम एंड एक्टोफोल किसका वर्क है, जॉन ड्राइडन का वर्क है। और चार्ल्स सेकंड का नाम आपको यहाँ बार बार सुनने को मिलेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इनके समय थे मोनार्क। जैसे कि एब्सलम एक्टोफोल की बात कर लेते हैं, इसका पब्लिकेशन ईयर है 1681। ओके, तो रिटन उस समय हुआ था एंड ये पब्लिश हुआ था 1681 में। तो ये जो पोएम है एक बिब्लिकल टेल हमको बताती है रिबिलियन ऑफ एब्सलम के बारे में, जो किंग डेविड के समय थे। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन बनेंगे तो हम देख लेंगे। व्हेन वाज जॉन ड्राइडन पोएट लॉरियट? जॉन ड्राइडन पोएट लॉरियट है इंग्लैंड के फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरियट जॉन ड्राइडन। इफ़ यू सर्च इन गूगल यू विल फाइंड हिज नेम एज ऑफिशियल इंग्लैंड फर्स्ट पोएट जॉन ड्राइडन। तो इनको जो पोइट लॉरियट का जो सम्मान उपाधि दी गई थी, बनाया गया था, नियुक्त किया गया था बाय द मोनार्क दैट टाइम चार्ल्स सेकंड। ये क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, तो हमें सब कनेक्ट करते हुए पढ़ना है। जॉन ड्राइडन पोइट लॉरियट बने कब थे, 1668 से लेकर 688 तक, 20 ईयर्स का इनका टेन्योर रहा था स्टूडेंट्स। और इनके बाद बन गए थे थॉमस शेडवेल। और ऐसा है थॉमस शेडवेल के साथ इनका कोल्ड वॉर चलता और इनके जीते जी वो बन गए थे। अदरवाइज ऐसा होता है कि जब पोइट लॉरियट बनता है उसकी डेथ होती है तब दूसरे बनते हैं। तो लेकिन इनके ये रहे थे 1688 तक और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1700 में हुई थी। थॉमस शेडवेल का क्वेश्चन अभी हम देखेंगे आगे। व्हेन डिड जॉन ड्राइडन डाई? इनकी मृत्यु कब हुई है? तो आंसर इज 12 मई 1700। तो ऐसे भी हमें याद रखना ही है, मेन क्वेश्चंस होते हैं ये 1700 1631 बर्थ ईयर है इनका। वेयर डिड जॉन ड्राइडन डाई? इनकी मृत्यु कहाँ हुई? लंदन में हुई है। लंदन इज द करेक्ट आंसर। ओके, इंग्लैंड, लंदन, बाकी ऑप्शन है ही सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग व्हाट टाइम पीरियड डिड जॉन ड्राइडन राइट? बिल्कुल क्वेश्चन सरफेस के बन रहे हैं, इनका और लेसन भी मैं बनाऊंगी जिसमें हम काफ़ी और डीप क्वेश्चन भी देखेंगे। तो कौन सा पीरियड था इनका, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, रेस्टोरेशन पीरियड में इन्होंने लिखा था। अब रेस्टोरेशन पीरियड क्या होता है, तो वो जो लिटरेचर लिखा जाता है, जो लिटरेचर 1660 से लेकर लिखा गया था उसके बाद 1688 के समय, तो वो होता है रेस्टोरेशन पीरियड। ओके, ये चार्ल्स सेकंड जब आए थे तो उनका रेस्टोरेशन हुआ था, रीस्टोर उनको किया गया था, दोबारा शासन उनको मिला था, तो इसीलिए इस काल को रेस्टोरेशन पीरियड कहते हैं, रीस्टोर। इसी समय ये थे जॉन ड्राइडन, तो ये इसी काल में ये माने जाते हैं। न्यू क्लासिकल का क्वेश्चन आएगा तो हम उसे अभी क्लियर करेंगे।
जॉन ड्राइडन इज़ यूजुअली क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ पोइट। आ गया। तो ये अब कौन से पोइट कहे जाते हैं? नियो क्लासिकल। जैसे देखो ऑप्शन है आपके सामने, मेटाफिजिकल, रोमांटिक, एलिजाबेथन एज की। तो ये नियो क्लासिकल पोइट कहे जाते हैं। नियो क्लासिकल जो लिटरेरी एज है, ये जो एज है, इसके 3 पार्ट्स थे, ठीक है। तो एज ऑफ रेस्टोरेशन, एज ऑफ ऑगस्टन एंड एज ऑफ जॉनसन, ठीक है। तो अब ये जो हमारे हैं जॉन ड्राइडन एज ऑफ रेस्टोरेशन के हैं बस। और नियो क्लासिकल ऑल ओवर देखें तो क्या है, 1660 से लेकर 1798 तक जो लिटरेचर लिखा गया वो नियो क्लासिकल माना जाता है। इसमें जो पोइट राइटर होते थे उन्होंने ट्राई किया है इमिटेट करना, क्या इमिटेट करना, रोमन एंड ग्रीक के स्टाइल को, उस शैली को इमिटेट किया है अपने वर्क में, तो वो नियो क्लासिकल कहलाते हैं। और फिर नियो क्लासिकल का इतना जैसे कि लॉन्ग टेन्योर है, 1660 से लेकर 1798 तक। तो इसको 3 पार्ट में पार्ट किया गया। तो जो हमारे जॉन ड्राइडन है वो रेस्टोरेशन के थे इसके अंतर्गत, ओके। और रेस्टोरेशन का टाइम क्या था, 1660 से 88 तक, 1688 तक। तो इतनी बातें ऐसे, क्योंकि न्यू क्लासिकल एक टर्म लगता है इतना डिफ़िकल्ट है, फिर इसके लिए आप भारी भरकम एक वीडियो अलग से देखो, थोड़ा सा यही समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन ड्राइडन वॉज इंग्लैंड फर्स्ट पोइट लॉरिएट। ट्रू, यस ये ट्रू है। और कब बने थे ये, 1668 में। ये ईयर प्लीज़ याद रखना है। 20 ईयर्स का इनका था पूरा टेन्योर, कार्यकाल 1688 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्राइडन्स हीरोइक स्टेंजा वॉज एन एलजी फॉर वॉट इंग्लिश जनरल एंड स्टेट्समैन हु वंस हेल्ड द टाइटल ऑफ लॉर्ड प्रोटेक्टर। क्या पूछ रहा है, जैसा कि इन्होंने हीरोइक स्टेंजा लिखा, इनका जो वर्क है इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अब एक एलजी है और किसके लिए लिखी इन्होंने ये एलजी, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन कि किसके लिए एलजी लिखी है। हीरोइक स्टेंजा है ओलिवर क्रॉमवेल के लिए लिखी थी स्टूडेंट्स, ओलिवर क्रॉमवेल। जब चार्ल्स सेकंड को एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1649 में, ठीक है। तो 1649 से लेकर जब फिर ये दोबारा आए थे ना चार्ल्स सेकंड 1660 में, तो इस बीच के समय ये थे इंग्लैंड में। इन्होंने उस पीरियड को कॉमनवेल्थ पीरियड कहा जाता है, ओके। कॉमनवेल्थ का पीरियड कहा जाता है। और ओलिवर क्रॉमवेल उस दौरान थे उस पोस्ट पे, ओके। तो ये था, इन्होंने हीरोइक स्टैंजा लिखा था, एक एलजी इनके लिए लिखा था। और ये टाइटल इनको मिला था लॉर्ड प्रोटेक्टर, ओके, लॉर्ड के प्रोटेक्टर। फॉर व्हाट Dryden wrote what royalist panegyric welcoming the reign of King Charles II। तो इम्पोर्टेंट है, ये देखते हैं ये क्या होता है। पैंजरिक, एक लिरिक जैसे सुना ना, लिरिक गीत लिखे जाते हैं, ऐसी पैंजरिक। तो ये होता है प्रशस्ति, प्रशंसा में जो लिखा जाता है किसी के लिए। तो इन्होंने लिखा था रॉयलिस्ट पैंजरिक, वेलकम किया था किंग चार्ल्स सेकंड को इन 1660 में। वेलकम करेंगे ना जब दोबारा उनका रेस्टोरेशन हुआ था। तो कौन सा वर्क लिखा था? सो द आंसर इज एस्ट्रा रिडक्स। एस्ट्रा रिडक्स ये इम्पॉर्टेंट है, ये इन्होंने लिखा था इनकी वेलकम में। ये पोएम 1660 में, मैंने बताया ना 1660 में ये लिखी थी इन्होंने, एस्ट्रा रिडक्स। याद रखना है बिल्कुल से कि किंग चार्ल्स के वेलकम करने के लिए इन्होंने कौन सा पोएम लिखा था, एस्ट्रा रिडक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट पोएम बाय जॉन ड्राइडन कॉमेमोरेट द ईयर ऑफ 1666। कौन सी पोएम है इनकी जो हमें याद दिला देती है 1666 से ईयर की, विच सा आ ग्रेट ब्रिटिश नावल विक्ट्री ओवर द डच एंड द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। तो इस साल 2 ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे। ग्रेट फायर ऑफ लंदन में बताई चुकी हूँ, और ये ग्रेट ब्रिटिश नेवल विक्ट्री हुई थी ऑफ ओवर द डच के ऊपर विजय प्राप्त करी थी ब्रिटिश की नेवी ने। तो वो पोएम इनकी मैंने बताई चुकी हूँ आपको, एनस मिरेबल्स, जिसमें कि इन्होंने लंदन ग्रेट लंदन फायर को डिस्कस किया है, कॉमेमोरेट किया है, यही वाली पोएम है, ओके। और ये पब्लिश कब होती है? 1667 में, ठीक है। एनस मिरेबल्स 1667 इसका पब्लिकेशन ईयर है, और इनकी इम्पोर्टेंट वर्क है। considered to be one of the finest satire in the English language।
एब्सलम एंड एकिटोफोल। ये इंग्लिश लैंग्वेज के बहुत ही वन ऑफ द फाइनेस्ट सटायरिस्ट है। ओके, और ये इन्होंने वर्क लिखा था एब्सलम एकिटोफोल। ये भी यूजेस एन एलिगरी ड्रॉन फ्रॉम द बाइबल। तो एब्सलम एकिटोफोल एक वर्क है जिसमें इन्होंने एक एलिगरी यूज करी है बाइबल से। एब्सलम वॉज, जो एब्सलम कैरेक्टर है, वॉज द रेबलियस सन ऑफ व्हाट किंग्स ऑफ इजराइल। तो इस पोयम में जो एब्सलम है कैरेक्टर, वो किसका सन है, कौन से किंग का बेटा है, आप यूं ही इसको समझ लें। तो आंसर इज डेविड। डेविड इज़ द करेक्ट आंसर। डेविड, किंग डेविड के वो सन होते हैं एब्सलम एंड एकिटोफोल में। एब्सलम एकिटोफोल का पब्लिशिंग ईयर क्या है जब इन्होंने इसको लिखा था? 1681। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको इस वर्क के बारे में, एब्सलम एंड एकिटोफोल के बारे में, कि इसका सेकंड पार्ट भी लिखा गया था इनके फ्रेंड के द्वारा, वो थे नाहम टैट। कि सेकंड पार्ट इसका नाहम टैट ने लिखा था। ठीक है, किंग डेविड के बेटे होते हैं एब्सलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर इज द पीपल्स जजमेंट ऑलवेज ट्रू, the most may err as grossly as the few, lines from which work। कोटेशन से क्वेश्चन ले लिया कि ये जो लाइन्स है ये कौन से इनकी वर्क की है, ये फ्यू ट्रू लाइन्स हैं। सो द आंसर इज एब्सलम एंड एकिटोफोल। अगेन ये बार बार आएगा क्वेश्चन, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है, इसका आंसर हो जाएगा एब्सलम एंड एकिटोफोल। आपको इसको कोटेशंस वाले क्वेश्चंस को देखकर परेशान नहीं होना है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को हम छोड़ भी नहीं सकते। इससे क्वेश्चंस आते हैं और जो ये करेक्टर लगाते हैं वही उन्हीं के नंबर अलग से बनते हैं मेरिट वाले, क्योंकि फिर ये तो इनको बची है तो छोड़ देते हैं या गलत हो जाते हैं। इन पे फोकस करें तो आपको थोड़ा भीड़ से अलग बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what poet who would eventually succeeded him as poet laureate did John Dryden mock in मैकफ्लकन? देखिए, ये मैंने बताया था आपको, थॉमस शेडवेल है इसका आंसर। पहले तो बता दूं, थॉमस शेडवेल से इनका कुछ चलता था, कोल्ड वॉर कह लो, जॉन ड्राइडन उन पर सटायर भी लिखते थे। तो इन्होंने ही, जॉन ड्राइडन के बाद यही आए थे, पोइट लॉरियट बने थे इनके ही बाद 1688 में सक्सीड किया था इन्होंने, थॉमस शेडवेल ने, जॉन ड्राइडन को। तो यही क्वेश्चन पूछने की, व्हाट पोइट हु इवेंचुअली सक्सीड हिम एज पोइट लॉरियट, पोइट लॉरियट के रूप में इन्हें किसने सक्सीड किया था, इनके बाद कौन बना था? थॉमस शेडवेल बने थे। और थॉमस शेडवेल ने इनका मॉक यानी कि मजाक भी उड़ाया है। इनका एक वर्क मैकफ्लैकनो, ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ये क्वेश्चन ऊपर से ही बनता है कि मैकफ्लैकनो में किस को मॉक कर रहे हैं, तो थॉमस शेडवेल को कर रहे हैं। थॉमस शेडवेल ये एक सटायर है अपॉन द ट्रू, ठीक है, पोएट एंड इस पोएट है जो प्रोटेस्टेंट पोएट थे, थॉमस शेडवेल के ऊपर एक सटायर है, वर्स है और हीरोइक सटायर है ये। तो थॉमस शेडवेल को हमें नाम याद रखना, जो कि इनके बाद पोएट लॉरियट बने थे और जिनके लिए इन्होंने ये मैकफ्लैकनो वर्क लिखा था इन पर सटायर करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दस मे बी हिज ओन स्ट्रेंथ टू हेवन। ये एक कोटेशन है, ये पोएम्स की लाइन है। ओके, तो ये किस वर्क में है और किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं देख लेते हैं। दस मैन बाय हिज own strength to heaven would soar and would not be obliged to God for more when raised creature, how art thou miserable to think thy wit these God like notion bread। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको थोड़ा सा, अगर हमको जब ऐसे ज़्यादा ही कंटेंट मिलता है, 4 लाइन की कोटेशंस हो गए या 2 लाइन्स की, तो हमको फर्स्ट लाइन पे फोकस कर लेना होता है। 10 मैन बाय हिज ओन स्ट्रेंथ टू हेवन। ठीक है, तो अब ये पूछ रहे हैं, हु इज जॉन ड्राइडन क्रिटिसाइजिंग इन दिस लाइन फ्रॉम रिलीजियोलैसी। ये जो इनका वर्क है, ये लाइन्स है इस वर्क की हैं, तो इसमें किसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आंसर इज डाइस्ट। डाइट्स क्या होते हैं? डाइट्स वो होते हैं वो बिलीव इन सुप्रीम पावर, सुप्रीम गॉड में जो बिलीव करते हैं वो लोग, वो डाइस्ट कहलाते हैं। डाइज़म एक वाद होता है, डाइज़म, तो वही जो पीपल उसको फॉलो करते हैं डाइज़म को, वो डाइस्ट कहलाते हैं। और इन्हीं ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही को इन्होंने रिलीजियो लाइक अपने वर्क में क्रिटिसाइज़ किया है। और जो इनका वर्क है, इसका एक और टाइटल रिलीजियो लाइकी का, अ लेमैन्स फेथ। ओके, अ लेमैन्स फेथ एक टाइटल है इसका। पब्लिश्ड हुआ था ये वर्क 1682 में। ओके, पोयम है 1682 पब्लिकेशन ईयर है। एंड अ लेमैन्स फेथ इसका एक और टाइटल है, रिलीजियो लाइकी। इंपॉर्टेंट वर्क है। देखो, वर्क से क्वेश्चन इसलिए बन रहे हैं, तो क्वेश्चन तो बनेंगे, लेकिन इसी से ही आप जब हम लोग सेट लगा रहे हैं तो आपके वो वर्क भी तो आपके कम पक्के हो जाएंगे ना माइंड में कि हाँ ये वर्क जॉन ड्राइडन का है, रिलीजियो लाइकी। Who, what
पोएम डिड जॉन ड्राइडन राइट टू कमेमोरेट द डेथ ऑफ चार्ल्स सेकंड? चार्ल्स सेकंड को वेलकम भी किया है, फिर उनकी डेथ के बाद उनकी डेथ को कमेमोरेट भी किया है। उनकी जो पुण्य स्मृति होती है ना, क्या होता है वो, जयंती, डेथ एनिवर्सरी होती है उसको, तो उसमें इन्होंने कौन सी पोएम लिखी उनकी डेथ पे? ये है आंसर, थ्रेनोडिया ऑगस्टैलिस। थ्रेनोडिया ऑगस्टैलिस ये जो पोएम है 1685 में पब्लिश हुई थी। स्टूडेंट्स स्मरण जो कहते हैं, स्मरण में लिखी, उनकी याद में लिखी, चार्ल्स सेकंड की, थ्रेनोडिया ऑगस्टस। ओके, और एस्ट्रिया रिडक्स उन्होंने लिखी थी इनके वेलकम में 1660 में। ठीक है, ये देखिए आप इस चारों ऑप्शंस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के ही वर्क है। मैक फ्लेकनो जो थॉमस शेडवेल को मॉक करके लिखा था, द हिंड एंड द पैंथर भी इन्हीं का वर्क है। रिलिजियो लैकी भी है जो इन्होंने डाइज्म की जिसमें बात करी है। और ये जो वर्क है थ्रेनोडिया ऑगस्टलिस, ये इसमें इन्होंने क्या किया है, चार्ल्स सेकंड की डेथ को स्मरण किया है, कमेमोरेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन ड्राइडन्स पोएम द हिंद एंड द पैंथर coincides with his conversion to what religion? अब ये कौन से रिलीजन के इन्होंने इसको करके लिखा है, ये इसमें जो बात हुई है, तो आंसर इज रोमन कैथोलिज्म। द हिंद एंड द पैंथर, इनका जो वर्क है हीरोइक कपलेट में लिखा है। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट, जॉन ड्राइडन हीरोइक कपलेट्स में इन्होंने काफ़ी अपने वर्क लिखे हैं, जाने जाते हैं ये। इस वर्क के 3 पार्ट्स हैं, द हिंद एंड द पैंथर के 3 पार्ट्स हैं, और ये 1687 में पब्लिश हुआ था। और ये किस उस पर लिखा है, कन्वर्जन जो हुआ था किस रिलीजन में, रोमन कैथोलिज्म पर इन्होंने ये लिखा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज, ये एक कोटेशंस है, एपिग्राम है। ये क्वेश्चन छोड़ भी सकते थे क्योंकि काफ़ी लेंदी है, पर हाँ इसको एक बार समझ लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। जॉन ड्राइडन ने एक एपिग्राम लिखा था, पहले मैं आपको बता देती हूँ। एपिग्राम यानी कि किसी के बारे में कुछ सूक्ति, कुछ 2 लाइन सूक्ति या श्लोक लिख देना। ठीक है, तो ये देखिए, 3 poets इन 3 डिस्टेंट एजेस बोर्न, ग्रेस, इटली एंड इंग्लैंड। 3 पोएट हैं, 3 पोएट्स के लिए लिखा था इन्होंने, जॉन ड्राइडन ने, ग्रीस, इटली और इंग्लैंड की। अब द फर्स्ट इज लॉफ्टीनेस ऑफ थॉट सरपास्ड द नेक्स्ट इन मजेस्टी इन बोथ द लास्ट, द फोर्स ऑफ नेचर कुड नो फोर्थ गो टू मेक अ थर्ड शी जॉइन द फॉर्मर टू। ये एपिग्राम, ये जो लाइन्स हैं बनती हैं कि जो जॉन ड्राइडन ने एपिग्राम लिखा है वो 3 पोएट में से कौन सा इनमें है। क्वेश्चन देखिए, तो पूछ रहा है इनमें से कौन सा है, ठीक है, किस पोएट के लिए लिखी थी ये, तो आंसर हो जाएगा हमारा जॉन मिल्टन। देखिए जॉन मिल्टन, लेकिन 3 पोएट की बात चल रही है ना, तो फर्स्ट है होमर, ठीक है, सेकंड इज वर्जिल एंड थर्ड इज जॉन मिल्टन। ठीक है, ये 3 पोएट्स के लिए एपिग्राम आया था, जॉन ड्राइडन ने लिखा था, तो ये इसलिए 3 पोएट्स का अगर कहीं आपको कॉन्सेप्ट सुनने को मिले, ड्राइडन 3 पोएट्स और एपिग्राम कौन कौन थे, तो ग्रीस, इटली, इंग्लैंड, यानी कि होमर, वर्जिल एंड मिल्टन। बस ये बताना था मुझे, ये इसलिए मैंने इसको लीव नहीं किया, इस क्वेश्चन को काफ़ी लेंदी दिख रहा था, तब भी मैंने कहा नहीं इसको हम रखेंगे क्वेश्चन को। जॉन ड्राइडन्स पोएम अलेक्जेंड्रास फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूजिक वॉज रिटन टू कमेमोरेट द फीस्ट डे ऑफ विच सेंट। इनकी एक पोएम है अलेक्जेंड्रा फीस्ट, ठीक है, पब्लिश्ड हुई थी 1697 में। इन्होंने लिखी थी, क्यों लिखी थी, कमेमोरेट करने के लिए, एक किसी की याद में, कौन से सेंट थे, संत थे, उनकी याद में लिखी थी। वो उन संत ने क्या किया था, स्थापित किया था क्रिश्चियन सैक्रेड म्यूजिक को लेकर आए थे। ठीक है, इंस्टीट्यूटिंग क्रिश्चियन सैक्रेड म्यूजिक, पवित्र संगीत क्रिश्चियन का। सेंट कौन थे वो जिन्होंने ऐसा किया था, वो थे सेंट सेसिलिया। ठीक है, और इन्हीं के लिए इन्होंने अपना ये वर्क लिखा था अलेक्जेंड्रास फीस्ट विच सेंट सेसिलिया। ये जो वर्क है अलेक्जेंड्रिया फीस्ट, याद रख लेना, जॉन ड्राइडन का है, 1697 में लिखा था, पब्लिश्ड हुआ था। एंड ये एक ओड है ये, इसका पोइट्री फॉर्म अगर देखें तो ये ओड है। संत का नाम भी याद रखें जिसके लिए उन्होंने ये वर्क लिखा था, इनको कॉमेमोरेट करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जॉन ड्राइडन विथ नैथानियल ली रॉट एन एडेप्टेशन ऑफ व्हाट प्ले, सोफोकल्स। देखिए सोफोकल्स एक राइटर है, ओके, इंग्लिश लिटरेचर में। इनका वर्क है एडिपस रेक्स।
ठीक है, अब पूछ रहे हैं ये कि इन्होंने कौन सा वर्क लिखा था सोफोकल्स के प्ले से इंस्पायर होकर। सोफोकल्स का ये प्ले था, इसको अडॉप्ट करके पूरा तरह से, मतलब उसको इन्होंने अपने तरीके से लिखा, फिर अडॉप्ट करके इन दोनों ने कौन सा वर्क लिखा था। ठीक है, तो ये वर्क इन्होंने अडॉप्ट कौन सा किया था, एडिपस रेक्स। तो पूछ रहे हैं जॉन ड्राइडन एंड विथ नेथानियल ली इन्होंने एक एडेप्टेशन लिखा था ऑफ व्हाट प्ले बाय सोफोकल्स। सोफोकल्स का कौन से प्ले से अडॉप्ट करके, तो वो था एडिपस रेक्स। ये तो लिखा था सोफोकल्स का वर्क है, ये तो एडिपस। जो इन्होंने लिखा था उसका टाइटल था एडिपस अ ट्रेजेडी। ओके, जो इन्होंने लिखा था उसमें रेक्स नहीं था, ट्रेजेडी था, एडिपस अ ट्रेजेडी। तो आप अगर सर्च करेंगे या अगर आपको मिल जाए तो एडिपस अकेले पे मत नहीं, आप जॉन ड्राइडन लगा दीजिएगा। एडिपस रेक्स सोफोकल्स का है एंड एडिपस अ ट्रेजेडी इन दोनों का है, जॉन ड्राइडन और नेथानियल ली। पब्लिश्ड हुआ था इन दोनों, इनका जो वर्क था वो वाला वो 1679 में पब्लिश्ड हुआ था, हीरोइक ड्रामा था। ओके, और जो इन्होंने लिखा था एडिपस रेक्स, ये एक ट्रेजेडी थी ओरिजिनल जो था सोफोकल्स के द्वारा। क्वेश्चन बहुत ऐसे ही बनते हैं स्टूडेंट्स, और हम अगर अच्छे से पढ़ लें तो फिर अगर कैसे भी पूछ लें हम लगा तो पाएंगे। जॉन ड्राइडन्स मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले ऑल फॉर लव। पहला पॉइंट यहीं से क्लियर हो रहा है, जॉन ड्राइडन का मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले कौन सा है, ऑल फॉर लव है। क्या पूछ रहे हैं, फोकस ऑन द लास्ट आवर्स ऑफ द लाइव्स ऑफ विच टू लवर्स। तो ऑल फॉर लव इन्होंने लिखा था शेक्सपियर के एंटनी क्लियोपैट्रा से इंस्पायर होकर, इसी को ही इन्होंने अच्छे से और डेकोरेट करके इस वर्क को लिख दिया था जॉन ड्राइडन ने। तो वही तो पूछ रहे हैं इनके लवर्स कौन है, इसमें दो लवर हैं, वो कौन है, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा। तो देख लेंगे हम इसके बारे में, ऑल फॉर लव के बारे में। ये जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ था इनका, जैसे कि मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले है तो इसका फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1667 में। फर्स्ट परफॉर्म प्लेज जो होते हैं ना ड्रामा का, यही पूछा जाता है इसका फर्स्ट परफॉर्मेंस। क्यों फर्स्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि मनोरंजन के साधन यही हुआ करते थे दैट टाइम, स्टेज शो। तो ऑल फॉर लव फर्स्ट परफॉर्मेंस 1667 में, हीरोइक ड्रामा है, ब्लैंक वर्स में लिखा था, ट्रेजेडी है। एंड ये इसका एक और टाइटल है द वर्ल्ड वेल लॉस्ट, द वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ओके, ऑल फॉर लव, एंटनी एंड क्लियोपैट्रा इसके टू लवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय जॉन ड्राइडन डिड सैमुअल पेपर्स स्लैम इन हिज डायरी कॉलिंग इट वेरी स्मटी। इनका कौन सा वर्क है जो कि जॉन ड्राइडन का जो सैमुअल प्ले ने अपनी डायरी में इसको बोला है वेरी स्मटी। ठीक है, तो वो इनका जो वर्क है वो है एन इवनिंग लव। इनका इवनिंग लव जो वर्क है, ये जो हमको इसमें ये भी याद रखना है कि इसको स्मटी किसने बोला है, सैमुअल पेपेस हैं। ठीक है, एन इवनिंग लव है जॉन ड्राइडन का, और ये जो है इनका द मॉक एस्ट्रोलॉजर, इसका एक और टाइटल है, कॉमेडी है, ये कॉमेडी है, प्रोज में लिखा गया है, इन इवनिंग लव इम्पॉर्टेंट का वर्क है जॉन ड्राइडन का। जॉन ड्राइडन रॉट एन एलजी फॉर व्हाट यंग पोइट। अब प्लीज ये भी देख लेंगे हम लोग, इन्होंने एक एलजी लिखी है एक यंग पोइट के लिए, हुज 1681 सटायर्स अपॉन द जीसूट ही एडमायर्ड। तो ये जो सटायर्स है ना, ये पूरा एक कलेक्शन था सटायर्स का, ये जो वर्क का नेम है सटायर्स अपॉन द जीसूट्स। अब इसमें इन्होंने किस यंग पोइट के लिए एक एलजी ऐड करी है, तो वो है आंसर इस जॉन ओल्डहैम। ठीक है, ये है जॉन ओल्डहैम, यंग उस समय थे और इनके फ्रेंड भी थे। सटायर्स अपॉन द जीसूट जो कलेक्शन है, इनका वर्क है जॉन ड्राइडन का, उसमें इन्होंने जॉन ओल्डहैम के लिए एक एलजी लिखी है। एंड एलजी ऑन हिज डेथ जॉन ओल्डहैम सटायरिकल पोइट थे जॉन ओल्डहैम। सटायर नंबर 3 है, जैसे सटायर्स की सीरीज होगी ना इसमें, तो इनके लिए जो लिखा था ये वो नंबर 3 है उसका। ओके, जॉन ओल्डहैम। ड्राइडन died 2 months after writing what collection of translation of medieval and classical poetry। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज इस लेसन का, और काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जब ये वर्क लिखा था, आंसर है इसका फेबल्स एंशियंट एंड मॉडर्न। ये इनका ट्रांसलेशन था, काफ़ी अच्छे वर्ड्स का इन्होंने ट्रांसलेट किया था, कलेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन। पहली बात, क्योंकि इसका पोइट्री फॉर्म या लिटरेरी फॉर्म पूछ लें तो ये क्या है, कलेक्शन है ट्रांसलेशन का
और पब्लिश हुआ था ये 1700 में। अब 1700 में इनकी डेथ भी हुई थी, तो इनकी डेथ मई 1700 में हुई थी स्टूडेंट्स। और ये जो वर्क इन्होंने मार्च में लिखा था, तो तभी तो लिखा है ना कि इस वर्क को लिखने के 2 मंथ के बाद इनकी डेथ हो गई थी। वो वर्क कौन सा है? इनका लास्ट इम्पॉर्टेंट वर्क, फेबल्स एंशियंट एंड मॉडर्न्स। स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने काफ़ी कुछ ड्राइडन का कवर किया है, लेकिन इनका एक और चैप्टर ज़रूर बनाएंगे जिसमें इनके और जो वर्क अभी रह गए हैं, आज जो हम नहीं देख पाए, उनको भी कवर करेंगे। और ये हमारे इंग्लैंड के फर्स्ट पोइट लॉरियट हैं, इम्पॉर्टेंट है, रेस्टोरेशन पीरियड, नियो क्लासिकल रहे ये। इनका इम्पोर्टेंट वर्क मैकफ्लेक्नो, रिलिजियो लेकी, द हिंड एंड द पैंथर, ठीक है, एडिपक्स, ट्रेजेडी, एन इवनिंग लव, ऑल फॉर लव। मोनार्क कौन थे? चार्ल्स सेकंड थे इनके समय। इनको 1662 में इंग्लैंड के रॉयल सोसाइटी की मेंबरशिप भी मिली थी। ओके, तो काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं इनके, और भी आएंगे। एब्सलम एक्ट ऑफ वॉल, एनस मिरेबल्स, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क है। इंडियन एम्परर। तो आज के इस लेसन में इतने ही पॉइंट्स स्टूडेंट्स। आई होप ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। जय हिंद।